Hi guys, how are you? I hope you are fine and doing well. In this video, we will discuss about doctrine of labs introduced by Lord Dalhousie. So let's start. ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। लॉर्ड डलहौजी जिसका जो इंडिया में इसका कार्यकाल था 1848 टू 1856, यानी कि 1848 से लेकर 1856 तक जो है लॉर्ड डलहौजी जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा, ब्रिटिश इंडिया का। इस गवर्नर जनरल को यानी कि लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता ही बोला जाता है। ही इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ब्रीफ डिटेल्स पढ़ेंगे कि इसे जो है आधुनिक भारत का निर्माता क्यों बोला जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में जब आने के बाद देखा कि यहाँ पे जो नेटिव स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स है, उनका क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा था और उस समय का जो एक्सपोर्ट जो ब्रिटिशर्स का जो एक्सपोर्ट था वो उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था। तो उनका मेन मोटिव क्या था कि प्रॉफिट कमाना, कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के क्या है हमें अपने लंदन को भेजना है, यानी कि क्या है ब्रिटेन में भेजना है। और दूसरा मोटिव क्या था कि यहाँ पे जो है ब्रिटिश एम्पायर को क्या करना है, हमको एक्सपेंड करना है। तो इसी मोटिव को लेके जो है यहाँ पे आया था। तो इसने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, बहुत सारा रिफॉर्म्स वगैरह किया। उसके बाद से सेकेंड क्या था, इसका मोटिव था ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करना। तो इसने क्या किया, एनेक्सेशन की जो है पॉलिसी, उसने एनेक्सेशन की पॉलिसी जो है हम फर्दर जो है डिटेल्स में चर्चा करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में। फिर उसने क्या किया, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी किया, जिसको हम जिसको हम बोल सकते युद्ध के द्वारा। यानी कि उसकी जो एनेक्सेशन पॉलिसी थी वो टू साइड था, एक तो कॉन्फ्रंटेशन था, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन था, वार के थ्रू था। दूसरा क्या था, आपको ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो पॉलिसी थी इसको इंट्रोड्यूस करके उसने क्या किया, बहुत सारे राज्य को एनेक्स किया। तो अभी हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी को क्यों आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है। इसने क्या किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स किया। फर्स्ट रिफॉर्म जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसने क्या किया, डलहौजी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर में क्या किया, जो बंगाल प्रोविंस था वहां पे क्या किया, एक नया पोस्ट क्रिएट किया, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, उसने बंगाल में क्या किया, एक लेफ्टिनेंट जनरल का पोस्ट क्रिएट करके जो बंगाल का चार्ज क्या किया, इसको दे दिया। और उसने बोला कि जो भी और उसने क्या किया, कमिश्नर्स को उनको अपॉइंट किया। ये बोला कि जो भी न्यूली एक्वायर्ड, यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी जो भी न्यू एनेक्सेशन करेगा उसके लिए उसने क्या किया, एक कमिश्नर को नियुक्त कर दिया। ठीक है, ये जो कमिश्नर जो है जितने भी न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी होंगे उसका देखरेख क्या करेगा, कमिश्नर करेगा। ओके, ये कमिश्नर जो है गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया है, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के प्रति क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इस प्रकार इसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया। इसने यहाँ पे क्या किया, उसको डिसेंट्रलाइज किया, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। इसके पास पावर था, इसने कमिश्नर को बोल दिया कि ठीक है, आप जो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी होगा, जैसे पंजाब था, उसके बाद से
बर्मा था, लोअर बर्मा था, उसमें क्या है कमिश्नर को नियुक्त कर दिया। भाई आप जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए और जो है फर्दर जो इसकी सारी जानकारी जो है हमारे को दीजिए। इस प्रकार क्या हुआ, इसने पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। सेकेंड इसका रिफॉर्म्स था, सेकेंड इसका रिफॉर्म्स था एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इसमें हम चर्चा करेंगे, वुड्स डिस्पैच की चर्चा करेंगे। एक्चुअल में वुड्स डिस्पैच क्या है, फर्दर वुड्स डिस्पैच ने क्या किया, बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया, फर्दर उसको इंप्लीमेंट किया गया। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में जो है ये जो वुड्स डिस्पैच है 1854 में, ये चार्ल्स वुड जो उसमें प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उन्होंने क्या किया, पेपर वर्क किया। पेपर वर्क करने के बाद जो है उनसे उसके जो रिकमेंडेशंस वगैरह थे, जो उसका पॉइंट था, एजेंडा पॉइंट था, उसको क्या किया उन्होंने, फर्दर जो है ये डलहौजी को भेज दिया। ठीक है, ये हमारे रिकमेंडेशन है, इसको जो है आप लागू करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका जो वुड डिस्पैच का जो मेन मोटिव था वो क्या था, एजुकेशन को, मेन इसका मोटो था एजुकेशन को सुधारना, यानी कि एजुकेशन का क्या करना, डेवलपमेंट करना। इसलिए जो है वुड डिस्पैच को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन क्या बोला जाता है। इसलिए जो है वुड्स डिस्पैच को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना मतलब क्या हुआ, ये लैटिन वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्ना मतलब क्या है, ग्रेट, ग्रेट, और कार्टा मतलब क्या है, चार्टर, यानी ग्रेट चार्टर का मतलब क्या हुआ, परमिशन, यानी कि बहुत उनको बहुत सारा परमिशन मिलने वाला था, बहुत सारा राइट्स मिलने वाला था। इसलिए वो डिस्पैच को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। इसके हम डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं इसको पॉइंट को, क्या क्या ये वुड डिस्पैच में क्या क्या था। ये जो वुड डिस्पैच में था, अभी भी देखेंगे आप, जो भी हमारा मॉडर्न एजुकेशन है, जो हमारा एजुकेशन है, ये क्या है, इसका बैकबोन यही से जो ये इसका बैकबोन यही है। यहाँ पे जो रिकमेंडेशन हुआ, उस रिकमेंडेशन को जो फर्दर क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया, और आज को जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, इसी का जो है वुड डिस्पैच को ही हम क्या इमिटेट करते हैं। वुड डिस्पैच का जो था फर्स्ट रिकमेंडेशन था, इससे बोला कि इसने क्या बोला, जो डिस्पैच में जो डिस्पैच का जो रिकमेंडेशन था, फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या था, उसने बोला कि जो है प्रत्येक प्रांत में, एवरी प्रोविंस में क्या होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। सेकंड बोला जो बिग सिटीज है, यूनिवर्सिटीज है, बिग सिटी में जो है यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया जाएगा, और जो एस्टेब्लिश ये जो यूनिवर्सिटीज होगा, ये क्या होगा, लंदन के तर्ज पे होगा, यानी जो लंदन में यूनिवर्सिटीज है उसी के बेसिस पे, उसी को नकल करते हुए जो है आपको बिग सिटी, जो उसमें कलकत्ता था, मद्रास था, बॉम्बे था, वहां पे क्या है कि यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसी को फर्दर जो है इंप्लीमेंट करते हुए इसी को ये जो उन्होंने जो सेकंड जो है बिग सिटीज का उन्होंने बोला था कि जो है जो बड़े बड़े शहर है उसमें एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी जो है वो लंदन की यूनिवर्सिटी के बेसिस पे होना चाहिए। इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे जो उस समय के क्या थे, प्रेसिडेंसीज थे, वहां पे क्या थे 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज बनाया गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज, मद्रास यूनिवर्सिटीज और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बाद में जाके जो है पंजाब में 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटीज बनाया गया, और 5 साल के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज बनाया गया। उसके बाद कि यूनिट डिस्ट्रिक्ट में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, एक कम से कम जो है
प्रत्येक जो जिला में जो है एक जो है आपको स्कूल होना चाहिए। उसका क्या बोला, जो एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल है उसको ग्रांट जो है सरकार की तरफ से ग्रांट देने दिया जाना चाहिए। सेकंड में क्या, वुमेन्स एजुकेशन पे जो है सपोर्ट, यानी कि वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद क्या था, टीचर्स ट्रेनिंग, यानी टीचर को क्या है ट्रेन करना चाहिए। उसके बाद क्या था, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो प्राइमरी स्कूल थे उस पर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, वर्नाकुलर होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। और हायर जो एजुकेशन होगा उसमें क्या होगा, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वुड्स डिस्पैच 1854, ये वुड्स क्या थे, इनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स वुड था। ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था। उनका रिकमेंडेशन क्या था, ये क्या पेपर वर्क था। इन्होंने रिकमेंडेशन क्या कहाँ भेजा, इंडिया में भेजना, ब्रिटिश इंडिया भेजा। जो गवर्नर जनरल उसमें कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। उन्होंने बोला कि एवरी प्रोविंस में क्या होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। आप जी भी देख रहे हैं कि भाई जो प्रत्येक राज्य में क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट है। बिग सिटीज में यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए फर्दर जो है कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में क्या हुआ, 1857 में जो है आपको यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश किया गया। फर्दर जो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है 1882 में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज है 1887 में जो है एस्टेब्लिश किया गया। और बोला गया प्रत्येक जो जिला में जो है एक कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। जो एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल है उनमें क्या है, ग्रांट जो है पैसा दिया जाना चाहिए, आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। उसके बाद विमेन एजुकेशन की बात कही गई है, बाकी जो है जो भी महिला है उनको जो है उनको एजुकेशनली अपलिफ्ट किया जाना चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है प्राइमरी लेवल पे जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि लोकल लैंग्वेज में। और जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इसीलिए ये सारा चीज आपने जो देखा ये बैकबोन है। ये बैकबोन को आप विजुलाइज करेंगे तो पाएंगे कि जो है आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका क्या है, स्केलेटन है। ओके, आई होप आप यू गॉट इट। हमने पढ़ा जो है, जो हमारा हमने जो पढ़ा जो लॉर्ड डलहौजी को क्यों मॉडर्न इंडिया क्यों इनको मेकर बुलाया था, ही इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्हें जो है आधुनिक भारत का क्या है, निर्माता बुलाया था। इसका कारण क्या है, इस कारण में आपको क्लियर मैंने स्टडी रिपोर्ट बता दिया था। एजुकेशन रिपोर्ट में आपको डिस्पेच मैंने बता दिया। मिलिट्री रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया, साइज जो यूरोपियन जो आर्मी थी उसकी इन्होंने साइज को बढ़ाया। सेकेंड में क्या किया, जो मार्शल ट्राइब्स थी, यानी कि मतलब क्या है, मार्शल ट्राइब्स क्या है, जो उसमें लड़ाकू थे जो लड़ते थे उसका क्या किया, रेजिमेंटेशन किया। जैसे क्या है, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये जो उसने रेजिमेंटेशन किया। ठीक है, इसीलिए उसको जो मार्शल ट्राइब्स मतलब क्या हुआ, जो लड़ाकू थे उस समय को, उनको क्या किया, उनका रेजिमेंटेशन कर दिया। ठीक है, रेलवे का डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1853 में जो आपको पता है, मुंबई से थाने के बीच में जो फर्स्ट जो है
रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, और ये इसका किलोमीटर कितना था, 34 किलोमीटर था। ठीक है, तो इसमें क्या किया, फर्स्ट जो रेलवे का डेवलपमेंट इन्होंने किया 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। इसकी जो लंबाई थी, रेलवे ट्रैक की लंबाई थी 34 किलोमीटर थी। ये क्या था, पैसेंजर ट्रेन था। पोस्टल रिफॉर्म्स में क्या किया, पोस्टल रिफॉर्म्स से देखेंगे इसने क्या किया, मॉडर्न इसने मॉडर्न पोस्ट ऑफिस को क्या किया, इसको शुरुआत किया। उसके बाद से पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है 1854 में इसने पोस्ट ऑफिस एक्ट को क्या किया, इसने बनाया। उसके बाद से यूनिफॉर्म पोस्टल स्टाम्प को क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो इसका इनका जो पोस्टल रिफॉर्म में क्या क्या होगा, पॉइंट हमारा मॉडर्न पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है 1853 में बनाया, 1854 में बनाया, और यूनिफॉर्म पोस्टल स्टाम्प जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। पीडब्ल्यूडी में क्या किया, इन्होंने क्या किया, पीडब्ल्यूडी को एस्टैब्लिश किया, जो जिसको बोलते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आज तक क्या है, जो सीपीडब्ल्यूडी हम बोलते हैं। ये क्या करती है, पब्लिक वर्क पूरा करती है। तो उन्होंने जो पीडब्ल्यूडी बनाया, इन्होंने बहुत सारा काम किया पीडब्ल्यू के थ्रू। ब्रिज बनवाया, उसके बाद से रोड्स बनवाया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ऑलराउंड जो है डेवलपमेंट वाला हो रहा है। इसका मेन मोटो क्या था भाई, पैसा कमाना और ब्रिटिश एम्पायर को क्या करना, एक्सपेंड करना। ठीक है, इससे इसका मेन मोटो रिफॉर्म्स का मतलब यही था इनका। ये नहीं कि ये हमारे लिए नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो भी कर रहे थे इनका खुद का इंडिविजुअल जो अप्रोच था। ये इंडिविजुअल अप्रोच मतलब यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के फेवर में ही काम कर रहे थे। उसके बाद से देखते हैं इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो है, ये जो है यानी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मतलब कम्युनिकेशन। उसने कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया। उसमें क्या, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ में जो था आपको 4000 इसने क्या किया, 4000 टेलीग्राफ लाइन को क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसको बिछाया। और इन्होंने कलकत्ता से पेशावर और बॉम्बे से मद्रास, यानी क्या कि इन्होंने उस समय जो है 4000 टेलीग्राफ लाइन को बिछाया और कलकत्ता से पेशावर और बॉम्बे से मद्रास के बीच में क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइन को बिछाया। जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन था इसको बिछाया जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके। इसके बाद से बात करते हैं, जो हमारा लास्ट जो है कमर्शियल रिफॉर्म से बात करते हैं। कमर्शियल रिफॉर्म्स में क्या था, इन्होंने इनके मन में जो था कि फ्री ट्रेड किया, फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल को जो उन्होंने अडॉप्ट किया और बोला कि जो है फ्री ट्रेड होगा और जो इंडियन पोर्ट्स थे उसको क्या किया गया, वर्ल्ड ट्रेड के लिए खोल दिया जाएगा। यानी कि जो है इंडिया का जो ट्रेड था, जो व्यापार था, उसको ग्लोबलाइज किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कलकत्ता जो भी आपका जो भी ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पोर्ट था, कलकत्ता हो गया, बॉम्बे और कराची, यहाँ पे क्या किया, हार्बर को डेवलप किया और प्लस क्या है कि लाइट हाउस की भी क्या है यहाँ पे व्यवस्था करवाई। तो देख सकते हैं इन कारणों से जो है अभी हम समझ गए हैं कि इसीलिए जो है डलहौजी को जो है, लॉर्ड डलहौजी इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं इनका जो मेन हमारा जो मेन का जो टॉपिक था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनका जो लॉर्ड डलहौजी का जो एनेक्सेशन पॉलिसी था वो टू पॉइंट सेंट्रिक था। फर्स्ट पॉइंट का क्या था इनका, थ्रू वार, कि वार करना है, मिलिट्री कॉन्फिडेशन करना है जो भी नेटिव स्टेट से, और क्या करना है, राज्य को जीत लेना है।
दूसरा था क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको चूक का सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने इनकी एनेक्सेशन पॉलिसी क्या थी, थ्रू वार और क्या है डायरेक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। थ्रू वार में क्या हुआ, फर्स्ट में जो सबसे पहले हुआ है, तो देखिए कि भाई जो पंजाब में जो है उसमें आप देखेंगे तो बंगाल को क्या हुआ था, बंगाल को जो है ब्रिटिश पारदर्शी बंगाल में उनका एस्टेब्लिश हो गया था। नीचे देखेंगे मैसूर हो गया, फिर ऊपर देखेंगे आपको वेस्टर्न साइड में देखेंगे मराठा जो है, मराठा ने भी जो ब्रिटिश पारदर्शी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये जो था पूरा ईस्टर्न साइड में, चाहे नीचे में जो था साउदर्न साइड में, चाहे हमारा वेस्टर्न साइड में था, ये जो था हमारा जो ब्रिटिश पारदर्शी जो है एक्सेप्ट हो चुका था, उनका कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं ब्रिटिश सुजरेंटी था वो एस्टेब्लिश हो चुका था, कहीं ना कहीं उनका पूरा अधिपत हो गया था। तो ये जो पंजाब था, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का इलाका था, जेएनके का इलाका था और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का इलाका था, वहां पे जो पंजाब था उसमें पंजाब में क्या था आपको सिख एम्पायर था। तो सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ 1848 और से 1849 में। इसमें क्या हुआ, फॉल ऑफ सिख एम्पायर हो गया, फॉल ऑफ सिख एम्पायर हो गया, ठीक है। यानी कि क्या पंजाब जो है सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ 1848 से 1849 के बीच में। इसमें जो है आपको सिख हार गया था और इसमें क्या हुआ, फॉल ऑफ सिख एम्पायर हो गया और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और फर्दर जो है पंजाब को क्या किया गया, एनेक्स कर दिया गया। दूसरा था लोअर बर्मा, जिसको पेगू भी बोलते हैं, इसको रिनेम करके लोअर बर्मा जो है रखा गया। इसमें क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार हुआ। इस सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार में क्या हुआ, बर्मा को हरा दिया गया और फर्दर जो है लोअर बर्मा को क्या किया गया, एनेक्स कर दिया गया, ठीक है। तो आपने थ्रू वार देख लिया। इसकी एनेक्सेशन पॉलिसी का जो फर्स्ट पॉइंट था थ्रू वार, पंजाब और इसने क्या किया, बर्मा को क्या थ्रू वार क्या किया, इसने एनेक्स कर दिया और ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड किया। ये डॉक्ट्रिन लैप्स जो है, इसमें क्या था, डॉक्ट्रिन लैप्स में जो इसका जो मेन प्रोविजंस थे, इसके जो थे डॉक्ट्रिन लैप्स में इसका मेन जो प्रोविजंस क्या था, इसकी मेन जो पॉलिसी क्या थी, फर्स्ट पॉलिसी थी इसकी, फर्स्ट जो इसका पॉइंट था इनकम्पिटेंसी, यानी कोई भी रूलर जो है, नेटिव स्टेट का जो रूलर है वो जो है इनकम्पिटेंट है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम इनेक्स कर लेंगे। दूसरा क्या था, कोई भी जो नेटिव स्टेट का जो रूलर है, कोई भी राजा है, वो विदाउट मेल हेयर यानी कोई भी उत्तराधिकारी जो है उसके मेल उत्तराधिकारी यानी कि मेल हेयर के जो है के बिना मर जाता है, यानी कोई उसका वारिस नहीं है तो मर जाता है, तो उसके जो राज को क्या किया, एनेक्स कर लिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, इनकम्पिटेंसी के आधार पे। दूसरा क्या था, कोई मेल हेयर यानी कोई सक्सेसर उसका नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य का, ठीक है। इसमें क्या था, आप कोई है जो कोई जैसा मान लीजिए कि कोई राजा है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उसका वंशज नहीं है, तो क्या कर, वो पहले क्या था कि कोई सन को एडप्ट कर लेता था, मेल सन को एडप्ट कर लेता था, ठीक है, यानी कि सन को एडप्ट कर लेता था तो उसका उत्तराधिकारी हो जाता था। मगर उसने बोला कि नहीं, ये जो है एडॉप्शन की जो पॉलिसी थी उसको माना नहीं जाएगा, उस राज्य को क्या किया जाएगा, आपको अनेक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो इनकॉम्पिटेंसी और डाइट विदाउट मेल हेयर था, ये किन राज्यों पे लागू होता था, वो एक्चुअल में उसमें क्या थे, 3 प्रिंसली स्टेट थे, मैं आपको बताऊंगा।
उसमें जो प्रिंसली स्टेट थे थ्री टाइप्स हुआ करते थे। पहला तो इंडिपेंडेंट था, जिसने क्या किया था, ब्रिटिश सुजरेनिटी को क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया था, वो इंडिपेंडेंट था, वो किसी प्रकार का ट्रिब्यूट वाला देता नहीं था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा जो था सब्सिडी स्टेट था, जिसने क्या किया, सब्सिडी एलाइज को साइन किया था, और जिसको हम प्रोटेक्टोरेट एलाइज बोलते हैं। और ये इसमें सब्सिडी अलायंस में क्या था आपको, कि आपको एक सेना, आपको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स को रखना पड़ेगा, वहां ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना पड़ेगा। तो ये क्या थे, एक प्रकार का पार्शियल सब्जुगेशन हो चुका था ब्रिटिशर्स का इन राज्यों पे। और तीसरा क्या था, डिपेंडेंट, जो पूरी तरह से जो है पपेट राजा थे, वो पूरे डिपेंडेंट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में डिपेंडेंट थे, जिसमें थे आपको मैसूर था, सतारा था, ये दो राज्य थे जो डिपेंडेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में। तो ये जो आपको डॉक्ट्रिनल लैप्स है, ये दो राज्यों पे यानी जो भी सब्सिडी स्टेट है और प्रोटेक्टोरेट राइज है, यहाँ पे लागू होता है, या डिपेंडेंट है, यानी कि सब्सिडी स्टेट और डिपेंडेंट प्रिंस नेटिव स्टेट्स पे जो है ये लागू होता था, ये इंडिपेंडेंट पे लागू नहीं होता था। ठीक है, भाई इसका मेन मोटो क्या था, अब इसका मेन मोटो क्या है, कि भाई एनेक्स करना है नेटिव अधिक से अधिक राज्यों को एनेक्स करना, और ब्रिटिश जो एम्पायर को बढ़ाना है, ब्रिटिश का मैप में जो है पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करना है। ठीक है, मैप को उसको बढ़ाना है, अधिक से अधिक टेरिटरी को गेन करना है। तो देखिए आप कैसे इसने इस चीज को जो फुलफिल किया। ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है। डॉक्ट्रिनल लैब्स में जो जिस दिन राज्यों को जो एनेक्स किया गया था, सतारा को जो है 1848 में जो एनेक्स किया गया, जयपुर और संबलपुर को 1849 में, भगत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में, तोरे और अर्कोट को जो है 1855 में, और को जो है 1856 में जो है इनको अनेक्स किया गया। और अनेक्स करने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर जो इसका मेन मोटिव था आने का, कि ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने था, इस अपने मोटिव में क्या हुआ, कामयाब हो गया। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। सतारा, जयपुर, संबलपुर जो है, सतारा, जयपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर, झांसी, तोरे, अर्कोट और अवध। 1848, 59, 50, इसमें 51 नहीं है, 48, 49, 50, उसके बाद से क्या है, उदयपुर से स्टार्ट है, 52, 53, 54, 55, 56। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है झांसी जो है 1854 में। झांसी किसमें क्या हुआ था, झांसी जो एक्चुअल में किया, झांसी की जो पढ़ते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका जो जन्म हुआ था बनारस में हुआ था, 1828 में हुआ था, और इनका जो विवाह हुआ 1842 में इनका विवाह हुआ। झांसी के जो राजा थे, झांसी क्या था, उसमें मराठा प्रिंसली स्टेट था, उसके राजा थे गंगाधर राव। ठीक है, और उसमें उनका एक बेटा भी हुआ, उनको एक बेटा हुआ, फिर बेटा जो है 2-4 महीने के बाद जो मर गया। उसके बाद से क्या कि उन्होंने एडॉप्टेड सन को जो है उन्होंने ले लिया, और जो उनका पहला बेटा था उसका नाम क्या था, दामोदर राव था। ठीक है, और वो तो मर गया। दूसरा जो एडॉप्टेड बेटा था उनका नाम था आनंद राव था, तो आनंद राव को रीनेम करके दामोदर राव बना दिया। मगर डोलॉजी तो था, उसने और भी बता रखा था, जो पहले का एडॉप्टेड सन वाला जो पॉलिसी चल रहा था कि जो एडॉप्टेड सन होगा वो फर्दर जो राज्य का उत्तराधिकारी होगा उसको मानने से इनकार कर दिया गया। और झांसी को जो है आपको जो है उसके बाद क्या होता है, 1853 में जो है जो गंगाधर राव थे, जो झांसी के राजा थे, महाराजा थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो 1853 से 1854 के बीच में जो है 1 साल रानी लक्ष्मीबाई जो है महारानी होती है, झांसी की महारानी बन जाती है झांसी की। और फर्दर जो लॉ डोलॉजी का फरमान आया था, लेटर आया था कि भाई जो है
डॉक्ट्रिनल लैप्स जो है क्यू का सिद्धांत के तहत क्या है आपके राज को अरेस्ट किया जाता है और इस प्रकार को झांसी को जो है अरेस्ट कर दिया गया। औध को क्या है 1856 में, औध को जो है 1801 में क्या हुआ था, सब्सिडी जो एक स्टेट बन चुका था और इसने 1765 में ये एक सब्सिडी अलायंस साइन किया था। उसके बाद से आज जाके 1801 में इसने क्या किया, बहुत सारा टेरिटरी दे दिया, पैसा दे रहा था ना, पैसा दे रहा था आपको 1765 से लेकर 1801 तक ने बहुत सारा पैसा दे दिया। पैसा खाली हो गया, ट्रेजरी में पैसा था नहीं, तो लास्ट में जो है इनको टेरिटरी देना पड़ेगा क्योंकि सब्सिडी अलायंस का क्या था, एक प्रोविजन था, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो पेनाल्टी के रूप में क्या करना, आपको टेरिटरी देना है। फिर लास्ट में जाके 1856 में जो है और को मिस गवर्नेंस के आधार पे जो इनकम्पिटेंसी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इनकम्पिटेंसी के आधार पे जो है इनको ब्रिटिश राज में जो है इसको अनेक्स कर दिया गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।